हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 2025 के लिए दोस्तों ये आपको कैप्सूल की तरह काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम लगभग सेट प्रैक्टिस आपके लिए करवा चुके हैं। जितना भी सेट प्रैक्टिस करवाएं दोस्तों उसमें हम बहुत सा क्वेश्चन देखे हैं ऐसा दोस्तों कि लगभग 2-3 सेट में हर एक 2-3 सेट में वो आ ही जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ खास नहीं, बस क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है दोस्तों। तो वैसे उससे टॉपिक को हम उठाए हैं जो कि आपके लिए एक कैप्सूल की तरह काम करेगा। कम से कम 8-10 नंबर तो जरूर मिलेगा दोस्तों। आप एक बार जो है मन से इसको खाली 1 से 1.5 घंटा फालतू नहीं समय दोस्तों, उतना आप देख लीजिए। देखने के बाद आप खुद ही गौर कीजिएगा कि कम से कम 10 मार्क इससे पक्का हो जाएगा। तो आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। छोटी माता किससे होता है? बेरिसेला वायरस से होता है। खासरा, खासरा जो है मोरबीली वायरस से। खासरा मोरबीली वायरस से। पोलियो, पोलियो वायरस से। पोलियो होता है पोलियो वायरस से। रेबीज, रेबीज वायरस के द्वारा। चेचक, बैरियोला वायरस के द्वारा। चेचक, बैरियोला वायरस के द्वारा। हार्पीज, हार्पीज वायरस के द्वारा। एड्स, HIV वायरस के द्वारा होता है एड्स। और आपका आ जाएगा दोस्तों हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के द्वारा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के द्वारा। गलसुआ मम्प्स वायरस के द्वारा। गलसुआ मम्प्स वायरस के द्वारा। जेनाइटिल सिम्बलैक, सिम्बलैक्स बेजिनलिस वायरस के द्वारा। ठीक है। डेंगू, डेंगू होता है डेंगू वायरस के द्वारा। कोविड 19, कोविड 19 कोरोना वायरस के द्वारा। जीवाणु से देखते हैं दोस्तों। जीवाणु के द्वारा पहला दिया हुआ हैजा, हैजा किससे होता है? बिबेरियो कुलेरी के द्वारा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होता है दोस्तों कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा। डिप्थीरिया किससे होता है? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा। इसको कहते हैं क्षय रोग या फिर टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ठीक है, क्षय रोग या फिर टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा। टिटनेस कोलास्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा। टिटनेस कोलास्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। प्लेग, प्लेग किससे होता है? पास्टुरेला पेस्टिस के द्वारा। प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस के द्वारा। ठीक है। काली खांसी बोर्डिटेला, बोर्डिटेला पार्टूसिस के द्वारा। काली खांसी बोर्डिटेला पार्टूसिस के द्वारा। निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा। निमोनिया होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा। गोनोरिया, गोनोरिया होता है दोस्तों गोनरियाई के द्वारा। गोनोरिया किससे होता है? गोनोरहोई के द्वारा। सिफिलिस, सिफिलिस होता है दोस्तों ट्राइपेनोमा पेलिडियम के द्वारा। सिफिलिस किससे होता है? ट्राइपेनोमा पेलिडियम के द्वारा। सुजाक, सुजाक होता है गोनोकोकस गोनहोरोई के द्वारा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों बढ़िया से। कुछ जनक देखते हैं दोस्तों, हालांकि बराबर सेट में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना भी सेट लगाए हैं लगभग सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। सूक्ष्म सूक्ष्म जैविकी के जनक लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। आगे आते हैं दोस्तों कुछ अभिलेख और शासक है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं जो सेट में पूछा गया था। ठीक है, लगभग दोस्तों कम से कम हम 100 सेट से कम तो नहीं लगाए होंगे, आप वीडियो में देख सकते होंगे। ठीक है, तो उसी आधार पर हम ये सभी लिए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कौन है? कलिंगराज खारबेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है दोस्तों? समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आगे आते हैं दोस्तों कुछ नव पाषाण स्थल है जैसे बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि कश्मीर में स्थित है। गुफराल, गुफराल कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कच्ची ईंट के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिला है। ठीक है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है।
जो कि पाकिस्तान में स्थित है। महदाहा कहाँ स्थित दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। महदाहा उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो है गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिला है, ठीक है, गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण महदाहा में। ये सभी दोस्तों सिर्फ एनसीईआरटी से उठाए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल्डिवा, कोल्डिवा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से धान की खेती का प्रमाण मिला है। और विश्व में सबसे प्राचीनतम ठीक है, धान की खेती जो है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा कि धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। संगम कल्लू, संगम कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। राख के टीले प्राप्त हुआ है। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगम कल्लू कर्नाटक से। पिकलीहल, पिकलीहल जो है कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है, ठीक है, पिकलीहल कर्नाटक में है राख का ढेर। और राख का टीला जो है संगन कल्लू से प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये एक आता है इधर चिरांद, चिरांद कहाँ है? बिहार में है, जो कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है। यहाँ से हड्डी के उपकरण चिरांद बिहार से प्राप्त हुआ है। दाउजली असम में दोस्तों कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दाउजली कहाँ है? असम में। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे जैन धर्म में हम लोग आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही उठाएं दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ था? तो श्वेतांबर का आगमन का संपादन प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में श्वेतांबर का आगमन संपादन हुआ है। जब प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 300 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता क्षमा सरवन का था। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता क्षमा सरवन का था। आगे आते हैं दोस्तों, बौद्ध संगति आप देखते होंगे दोस्तों, बराबर पूछा जाता है इसको, ठीक है। प्रथम प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महाकश्यप। और उस समय शासन जो था आजाद शत्रु के था, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी दोस्तों, ठीक है, राबे लिखते हैं दोस्तों, राबे पाकू, ठीक है, आका अक, आका अक। याद रखिएगा, राबे मतलब पहला राजगृह हो जाएगा, बे से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कू से हो जाएगा कुंडनबल, ठीक है। फिर यहाँ आ दिया हुआ, आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर हो जाएगा अ से अशोक हो जाएगा, क से कनिष्क। तो याद रख सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति देखते हैं, 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। सावा कामी के अध्यक्षता में हुआ था और उसका शासन काल जो था कालाशोक के था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुआ था, ठीक है, सावा कामिर के अध्यक्षता में। कालाशोक उस समय शासन काल थे। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 250 बीसी में हुआ था, हालांकि लूसेंट में 255 बीसी लिखा हुआ दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था। मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में हुआ था, इधर जो है अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी जो कि 98 ईस्वी में हुआ था। कुंडलबन कश्मीर में हुआ था और वसुमित्र के अध्यक्षता में और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत पूछता है भी दोस्तों, जैसे सूत पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों के संवाद है, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संवाद सूत पिटक में है। इधर बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में है। बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में है। अच्छा, अभिधम पिटक की बात करते हैं दोस्तों, तब बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम पिटक में है। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीताध्यक्ष, ठीक है, जो मौर्य काल के जो अधिकारी था, ये भी बहुत पूछता है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे सेट में हमको मिला है, ठीक है। तो सीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष, ठीक है। खानों का अध्यक्ष को अकराध्यक्ष कहते थे, ठीक है, खानों के अध्यक्ष को अकराध्यक्ष। मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष। व्यापारिक कर के प्रधान को शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर के प्रधान को शुल्काध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष, ठीक है, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष और मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। व्यापारिक मार्गों के प्रधान को संस्थाध्यक्ष कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में दिया हुआ, बहुत पूछता है भी दोस्तों। तो गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महासेनापति। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी कौन था?
रण भंडार गारिक, ठीक है, सेना को आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रण भंडार गारिक था। और युद्ध और शांति का प्रधान कौन था? महासंधि विग्राहक। युद्ध और शांति के प्रधान महासंधि विग्राहक। राजकोषीय कोष का प्रधान महाभंडाराधिकृत। राजकोषीय कोष का प्रधान महाभंडार गाराधिकृत। अभिलेखीय विभाग का प्रधान महाअक्षपटलिक। अभिलेख विभाग का अध्यक्ष कौन था? प्रधान कौन था? महाअक्षपटलिक। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान कौन था? सर्वाध्यक्ष। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षाधिकारी महाप्रतिहार। राजप्रसाद के मुख्य सुरक्षाधिकारी महाप्रतिहार। भूमि कर वसूलने वाला विभाग के प्रधान धुर्वाधिकरण। भूमि कर वसूलने वाला विभाग के प्रधान धुर्वाधिकरण। दान विभाग के प्रधान कौन था? अग्रहारिक। दान विभाग के प्रधान अग्रहारिक। सेना का सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनाधिकारी महाबलाधिकृत। सेना का सर्वोच्च सेनाधिकारी महाबलाधिकृत। न्यायाधीश किसे कहते हैं? महादंड नायक को, ठीक है, न्यायाधीश महादंड नायक को। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक। शिक्षा अधिकारी विनय स्थिति स्थापक। शिक्षा अधिकारी विनय स्थिति स्थापक। फिर देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार नियंत्रण अधिकारी थे, ये बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जो बाजार निरीक्षक होते थे उसको बरीद मंडी कहते थे, ठीक है। जो बाजार निरीक्षक होते थे उसे बरीद मंडी कहते थे। बाजार अधीक्षक को सहनाय मंडी कहते थे। बाजार अधीक्षक को सहनाय मंडी कहते थे। बाजार नियंत्रक को दीवान रियासत। बाजार नियंत्रक को दीवान रियासत कहते थे, ठीक है। गुप्तचर विभाग को मनहयान, ठीक है, मनहयान। आगे देखिएगा दोस्तों, कहता होली के त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। होली के त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। तो जिन प्रभा सूरी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान 1351 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान 1351 में हुआ था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किसके शासन द्वारा जो है दिल्ली लाए गए थे? तो टोपरा था मेरठ से 2 स्तंभ लेख को जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। टोपरा था मेरठ से 2 अशोक स्तंभ का लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में था? सबसे अधिक गुलाम जो था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित विभाग देखते हैं दोस्तों, जैसे दीवाने बंदगान दासों को देख रेख हेतु, ठीक है, दीवाने बंदगान दासों को देख रेख के लिए। दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए यानी पेंशन विभाग था। दीवाने खैराज क्या था दोस्तों? असहाय लोग को मदद करने के लिए। दीवाने खैराज असहाय लोग को मदद करने के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद थे, ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में कुछ विभाग है दोस्तों, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत पूछता है। दीवाने बिजारत क्या है दोस्तों? वित्त विभाग है, ठीक है। दीवाने बिजारत क्या है? वित्त विभाग है। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग, ठीक है। दीवाने रियासत क्या है? नियंत्रण विभाग। दीवाने मुस्तक खराज कृषकों को बकाया भू राजस्व वसूली करना। कृषकों को बकाया भू राजस्व वसूली करना जो है दीवाने मुस्तक खराज। दीवाने को ही कृषि के विकास के लिए संबंधित है, ठीक है। दीवाने को ही क्या है दोस्तों? एक कृषक विभाग था। दीवाने कजा न्याय विभाग था, ठीक है। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत विदेशी विभाग। दीवाने रिसालत विदेशी विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। कुछ ग्रंथ है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जिसको ध्यान रखिएगा।
ग्रंथ और लेखक है। जैसे संगीत राज ग्रंथ का लेखक कौन है? राणा कुंभा है। ठीक है, संगीत राज ग्रंथ का लेखक राणा कुंभा है। रागमल का लेखक पुंडारिक विट्ठल। रागमल का लेखक, रागमाला का लेखक पुंडारिक विट्ठल। रागमाला का लेखक पुंडारी विट्ठल। तुजुल मासीर का लेखक हसन निजामी। तुजुल मासीर का लेखक कौन है दोस्तों? हसन निजामी। तारीख दिल्ली का लेखक खुसरो। तारीख दिल्ली का लेखक कौन है? खुसरो। तारीख मुहम्मदी का लेखक मोहम्मद बेहमद खां। मोहम्मद खान जो था तारीख मुहम्मदी का लेखक। ठीक है। तारीख हिंद का लेखक अलबरूनी। तारीख हिंद का लेखक अलबरूनी। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन सरहिंदी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन सरहिंदी। फातवा जहांगीर जहांदारी का लेखक जियाउद्दीन बर्नी। फातवा जहांदारी का लेखक जियाउद्दीन बर्नी। खजियान उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो। खजियान उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही का लेखक शम्स सिराज अफीफ। तारीख फिरोज शाही का लेखक शम्स सिराज अफीफ। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो। फुतुहात फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह तुगलक जो है, यानी फिरोज शाह। तारीख यामनी का लेखक उतबी। तारीख यामनी का लेखक उतबी। तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। रहेला का लेखक इब्न बतूता। रहेला का लेखक इब्न बतूता। दोस्तों इसको आप एक बार जरूर पूरा देखिएगा, पक्का कहते हैं दोस्तों 5 नंबर आप मिनिमम जो है लड़ेगा आपको। ठीक है, तो रहेला का लेखक कौन हो गया? इब्न बतूता। अच्छा, अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। दास प्रथाकांड 1562 में। दास प्रथाकांड 1562 में। अकबर अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला है 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में। जाजिया कर की समाप्ति 1564 में। जाजिया कर की समाप्ति 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी का स्थानांतरण 1571 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी का स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। इलाही संबत का शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। ये सभी जो है कार्य किसने किया था? अकबर ने किया था। आगे देखिए दोस्तों, मुगल कालीन उच्च अधिकारी है। ठीक है, मुगल काल के, इसको भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीवान इंसा। दीवान इंसा क्या था दोस्तों? सुल्तान के आदेश को लिखने व डाक संबंधी कार्य करने वाला। ठीक है, सुल्तान को आदेश लिखने या डाक संबंधी कार्य करने वाले को दीवान इंसा कहते थे। दीवान बजारत, ये क्या है दोस्तों? लगान और अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों को देखरेख आदि करता था दीवान बजारत। दीवाने कजा, दीवाने कजा न्याय विभाग था। ठीक है, काजी उल कजात। दीवाने कजा न्याय विभाग था। दीवाने बरीद, दीवाने बरीद क्या था दोस्तों? गुप्तचर विभाग, यानी बरीद मुमालिक के अधीन। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था। ठीक है, दीवाने बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग। दीवाने अरिज, दीवाने अरिज क्या है दोस्तों? यह सैन्य भर्ती विभाग था। ठीक है, दीवाने अरिज क्या था? सैन्य भर्ती विभाग था। दीवाने दीवाने रिसालत क्या था दोस्तों? विदेश विभाग। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। मुहतसिब क्या है दोस्तों? नैतिक नैतिक आचरण से संबंधित जो है विभाग को मुहतसिब कहते थे। ठीक है, प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था यह मुहतसिब। बाक्यानबीस क्या था? समाचार समाचार लेखक। ठीक है, बाक्यानबीस क्या था दोस्तों? समाचार लेखक को बाक्यानबीस कहते थे। खुफिया नबीस, खुफिया नबीस क्या था दोस्तों? यह गुप्त पत्र लेखक होता है ना। खुफिया नबीस गुप्त पत्र लेखक। अब बाकिया नबीस समाचार पत्र लेखक। दरोगा या डाक क्या था दोस्तों? गुप्तचर विभाग। ठीक है, दरोगा या डाक क्या था? गुप्तचर विभाग। दीवाने तन वेतन और जागीरों से संबंधित था। दीवाने तन क्या था? वेतन और जागीरों से संबंधित। मीर अतीस शाही तोप खाने का प्रधान। मीर अतीस क्या था? शाही तोप खाने से प्रधान। ठीक है, मीरे बहर जल सेना का प्रधान। मीरे बहर क्या था? जल सेना का प्रधान। हरकारा, हरकारा था जासूस और संदेश वाहक। हरकारा क्या था? जासूस और संदेश वाहक। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट। मुशरिफ, मुशरिफ देख लीजिएगा दोस्तों, आय व्यय लेखा जोखा रखने वाला। ठीक है, आय व्यय लेखा जोखा जो रखने वाला था उसे मुशरिफ कहते थे। ठीक है, शाही कारखानों का अधीक्षक कौन था? नाजीरे बयुतात। बयुतात शाही खानों को अधीक्षक कौन था?
रामायण का फारसी भाषा में लेखक कौन है? बदायूनी है। भगवत गीता के फारसी भाषा में लेखक टोडरमल है दोस्तों। भगवत गीता के फारसी भाषा में लेखक टोडरमल। योग वशिष्ठ के फारसी भाषा में लेखक दारा शिकोह है। योग वशिष्ठ के फारसी भाषा में लेखक दारा शिकोह है। अथर्ववेद के फारसी भाषा में लेखक सरहिंदी है। अथर्ववेद के फारसी भाषा में लेखक सरहिंदी है दोस्तों। इधर पंचतंत्र के फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में लेखक जो है मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने किया था। मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने। लीलावती के फारसी में लेखक कौन है बताओ? फैजी। लीलावती जो फारसी में लेखक है फैजी। कालिया दमन फारसी में लेखक है दोस्तों अबुल फजल। कालिया दमन का लेखक कौन है? अबुल फजल फारसी भाषा में। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है जो कि फारसी भाषा में है। ठीक है, अकबरनामा का लेखक अबुल फजल फारसी भाषा में। बाबरनामा के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि फारसी भाषा में है। ठीक है, बाबरनामा के फारसी भाषा में लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खाने खान। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है दोस्तों हुमायूं नामा का लेखक जो कि फारसी भाषा में है। तो जो कि बाबरी का लेखक कौन है? बाबर तुर्की भाषा में। याद रखिएगा दोस्तों ये तुर्की भाषा में है, बहुत कम मिल रहा है, लगभग सब फारसी भाषा में, यही एक तुर्की भाषा में है। तो तुजुके बाबरी जो है, तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा का लेखक बाबर है तुर्की भाषा में। तुजुके जहांगीरी का लेखक कौन है दोस्तों? मौत बिंद खां है। ठीक है, मौत यहाँ मद लिखा दोस्तों, मौत मद खां और जहांगीर। जहांगीर ने स्टार्ट किया था, मौत मद खां ने इसे पूरा किया था। ठीक है, फारसी भाषा में है। इस तरह से आप याद रखिएगा दोस्तों। इकबाल नामा जहांगीरी का लेखक कौन है? मौत मिद खान बख्शी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तबकात अकबरी का लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद। शाहनामा का लेखक कौन है? इनायत खां। शाहनामा के फारसी भाषा में लेखक कौन है? इनायत खां है। नुस्खा दिलकुशा का लेखक कौन है? खपी खां। ठीक है, आलमगीर नामा का लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद कसीम। आलमगीर नामा का लेखक मिर्जा मोहम्मद कसीम। फतवा ए आलमगीरी का लेखक कौन है दोस्तों? शेख निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा लेखक कौन है? पादशाहनामा फारसी भाषा में है, मोहम्मद अमीन ने किया था। पादशाहनामा फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन। सिख गुरु के बारे में देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक था दोस्तों। दूसरा गुरु गुरु अंगद देव। एक क्रम जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, काम करता है बहुत ही। ठीक है, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु। दूसरा गुरु गुरु अंगद देव। तीसरा गुरु कौन है दोस्तों? अमरदास। और ये चौथा गुरु कौन है? रामदास। पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद। ठीक है, इधर सातवां गुरु हो गया दोस्तों हरराय। आठवां गुरु हरकिशन। नौवां गुरु तेग बहादुर। 10वां जो है गुरु गोविंद सिंह। तो देख लेते हैं दोस्तों विस्तार से जो दिया हुआ है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था जो कि प्रथम गुरु थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है दोस्तों? गुरु अंगद देव है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे। विवाह पद्धति हेतु लवन का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो अमरदास ने किया था। और सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दी की स्थापना किसने किया था? अमरदास ने किया था। ठीक है, सिख धर्म के प्रचार हेतु जो है 22 गद्दी की स्थापना और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन अमरदास ने किया था। ठीक है, अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव के फांसी जो है जहांगीर ने दिया था। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना किसने कराया था दोस्तों? हरगोविंद ने। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद ने कराया था। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था किसने? सिखों के 7वें गुरु हरराय ने। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था गुरु हरराय ने। ठीक है, अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हुआ था हरकिशन का। हरकिशन की मृत्यु हुआ था दोस्तों चेचक से हुआ था। याद रखिएगा 8वां गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुआ था। ठीक है, अल्प वयस्क अवस्था में। औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था दोस्तों 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के। औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इनका जन्म 1666 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने पांच कक्कर दिए थे दोस्तों, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कलाई, 5 दिया था। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों।
कुछ संधि है याद रखना है, जैसे पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, बड़गांव की संधि 1779 में, सलबाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, ठीक है, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1846 में, लाहौर की संधि 1846 में, अमृतसर की संधि 1809 में, अमृतसर की संधि 1809 में। प्रथमांगल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 69 में। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, प्रथमांगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, ठीक है। उस समय शासक कौन था दोस्तों? हैदर अली। हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट था, ठीक है, लॉर्ड बेरेलेस्ट। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 80 से 84 में हुआ था। उस समय शासक कौन था? हैदर अली था, ठीक है, यानी हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुआ था मंगलोर की संधि 1784 के तहत, ठीक है। द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुआ था मंगलोर संधि 1784 के तहत। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि 1769 के तहत हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और इसको समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत, ठीक है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, 1799 में हुआ था दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था, शासनकाल ब्लेजली का था, और सहायक संधि मैसूर सहायक संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ देखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा था बराबर है, सेट में देखते हैं बराबर ये सब आया है। कहता है व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से जो है ये जो क्षेत्र है, राज्य है, उसको मिलाया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, कुछ कुछ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मतलब सतारा को याद रखिएगा 1848 में, जो कि सबसे पहले मिलाया गया था, ठीक है। सतारा को 1848 में मिलाया गया था। एक आप झांसी को याद रखिएगा, एक आप जो है लास्ट में अवध को याद रखिए, तीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो सतारा को 1848 में, जयपुर को 1849 में, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में, अवध 55 में। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्रम के मतलब क्रम वाइज पूछता है कि मतलब कौन कौन से क्रम में किस तरह से हुआ है, ठीक है। इसको आगे पीछे कर देगा, बोले क्रम वाइज को सजाएं, ठीक है। बहुत सा सेट में आ चुका है, हम देखे हैं, ठीक है। तो इसको याद भी कर लीजिएगा, सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है। सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्रम वाइज कम से कम। कुछ किताब और लेखक है दोस्तों। द ग्रेट रिबेलियन का लेखक कौन है? अशोक मेहता, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन का लेखक अशोक मेहता। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर। 1857 एसएन सेन, 1857 एसएन सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857 का लेखक आरसी मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी का लेखक टीआर होम्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी का लेखक टीआर होम्स है। रिबेलियन 1857 का लेखक पीसी जोशी। रिबेलियन 1857 का लेखक कौन है? पीसी जोशी, ठीक है। कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। कौजेज है दोस्तों, कौजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां, ठीक है। रिबेलियन 1857 का लेखक पीसी जोशी हो गया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टीआर होम्स। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि क्या कहा था दोस्तों? आए कटा हुआ है, ठीक है। कुछ जनजाति विद्रोह आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1768 में हुआ था, ठीक है। नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऐसे आप देखिएगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें लगभग सब इंपॉर्टेंट ही दोस्तों, कोई इसमें अति है नहीं, लगभग सब आ चुका है, ठीक है, सेट प्रैक्टिस में। तो हो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? हो विद्रोह 1820, 22 और 1832 में हुआ था हो विद्रोह। नेतृत्व करता कौन था? राजा परहात। भील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1818 से 48, ठीक है। भील विद्रोह 1818 से 48 में हुआ था। नेतृत्व करता कौन था? सेवाराम और त्र्यंबकम। एक है दोस्तों खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 से 32 के बीच हुआ था। नेतृत्व करता कौन था? राजा तीरथ सिंह मुकुंद, ठीक है, ये सभी था। कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1831-32 में, बहुत बार पूछा गया दोस्तों कोल विद्रोह, ठीक है। नेतृत्व करता कौन था? बुद्धो भगत थे, ठीक है। नेतृत्व करता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। रंपा विद्रोह
1879 में हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह जो है चक्र बिश्नोई ने किया था 1846 से 48 में और 1855 में हुआ था। ठीक है, खोंड विद्रोह 1848 से 1846 से 48 और 55 में हुआ था चक्र बिश्नोई के द्वारा। संथाल विद्रोह याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धू और कान्हू ने किया था 1855-56 में। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के द्वारा। मुंडा विद्रोह भी याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 में। ठीक है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 से 1900 के द्वारा। भील विद्रोह भी याद रखिएगा दोस्तों, दौलत सिंह के द्वारा और 1914 से 15। आइए दोस्तों कुछ संस्था का नाम देख लेते हैं। आप इसके बारे में जानते होंगे दोस्तों, कितना बार एग्जाम में आप लोग को आया होगा वो तो आप ही जानते होंगे। ठीक है, वैसे हम सेट लगाए दोस्तों तो हमको लगता है कि हर एक 2 सेट 3 सेट में जो है कोई न कोई इसमें आता ही आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। 1815 में स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में कलकत्ता में इसको। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने किया था 1829 में किया था कलकत्ता में। धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने 1829 में कलकत्ता में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1839 कोलकाता में। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1839 में। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग है, 1849 में किया था बंबई में। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग 1849 में किया था। ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था दोस्तों। ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 कोलकाता में किया था। इसी में आता है दोस्तों एक आदि ब्रह्मा समाज। ठीक है, तो आदि ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 बंबई में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग ने कहाँ किया था? बंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था दोस्तों, दयानंद सरस्वती के द्वारा, बंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, दयानंद सरस्वती के द्वारा, बंबई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाडीवास्की और अलकाट ने किया था 1875 न्यूयॉर्क में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री ने किया था 1878 में। ठीक है, साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किया था 1878 में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे ने किया था 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे ने 1887 में किया था, बंबई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में बेलूर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 बेलूर में किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बंबई में किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बंबई में किया था। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने किया था 1909 पूना में किया था। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने किया था 1909 पूना में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना MN जोशी ने किया था 1911 बंबई में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना MN जोशी ने 1911 बंबई में किया था। विमेंस इंडियन की स्थापना 1923 में हुआ था मद्रास में। ठीक है, रहनुमाई माजदयान सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और भी नाम दिया हो दोस्तों, 1851 में किया था और बंबई में। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ संस्था है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, 1838 में किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने किया था 1839 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने किया था 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव ने किया था 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव ने किया था 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1852 में।
बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजलू नर सुचेट्टू ने किया था 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजलू नर सुचेट्टी ने किया था 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे ने किया था 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी ने किया था 1870 में किया था। ठीक है। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1872 में किया था। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1872 में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1877 में किया था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1877 में किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी के द्वारा 1884 में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी के द्वारा 1884 में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे नवजात कन्या हत्या कानून 1795 में बनाया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। ठीक है। नवजात कन्या हत्या कानून 1795 में बना था सर जॉन शोर के द्वारा, उस समय गवर्नर जनरल था। बाल हत्या निरोध कानून 1804 में बना था लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। ठीक है। उस समय शासनकाल किसका था? लॉर्ड ब्लेजली का। बाल हत्या निरोध कानून 1804 में, उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। सती प्रथा पर निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। सती प्रथा पर निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में हुआ था लैंडस डाउन के द्वारा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में हुआ था लैंडस डाउन के द्वारा। शारदा एक्ट हुआ था 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1837 लॉर्ड आकलैंड के द्वारा। ठीक है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1837 में बना था लॉर्ड आकलैंड के द्वारा। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा। ठीक है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड आकलैंड ने किया था 1843 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही उठाए दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है कानपुर अधिवेशन 1925 का अध्यक्षता हुआ था। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सभी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में वही केवल उठाया गया है। ठीक है। प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1885 में। ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था बंबई में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन जो है बंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेज संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है। इस अधिवेशन में टोटल जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा हो रहा था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ठीक है। जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। ठीक है। 1888 के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन, इसका अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था।
इसमें अध्यक्ष था जॉर्ज यूले का था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। 1890 की बात करते हैं दोस्तों, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा। इसी अधिवेशन में जो है प्रथम बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, प्रथम बार वंदे मातरम 1896 में ही कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा गाया गया था, जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी कर रहे थे। बनारस अधिवेशन, आगे आते हैं दोस्तों। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर रहा था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का जो है मतलब प्रयोग किया गया था कांग्रेस के मंच से। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। सूरत अधिवेशन 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूरत अधिवेशन 1907 जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजन हो गया था। ठीक है, अब पुनः लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, यानी दोनों मिल गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरत 1907 में अलग हुआ था, लखनऊ 1916 में जिसका अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहा था दोस्तों, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसमें जो है सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कांग्रेस ने अपनाया था। आगे दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920 इसका अध्यक्षता जो है विजय राघवाचारी के द्वारा हो रहा था। ठीक है, सी विजय राघवाचारी के द्वारा हुआ था। इसमें जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसका की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कांग्रेस के कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव 1924 की अध्यक्षता। ठीक है, मद्रास 1925 का अध्यक्षता जो है एएम अंसारी ने किया था। ठीक है, मद्रास 1925 की अध्यक्षता एएम अंसारी ने किया था। ठीक है, इसमें जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 इसका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसमें से दोस्तों कोई न कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है, याद रखिएगा एकदम। कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 जिसका की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें जो है इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव रखा गया था तथा गांधी विन समझौते का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। बस 5-6 अधिवेशन और है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, केवल वही लिया गया है। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1937 इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1937 का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें यह जो है प्रथम अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था, तो फैजपुर 1937 जिसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 इसका अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन। रामगढ़ अधिवेशन 1940। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्षता किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहे। ठीक है, और सबसे युवा भी यही है। ठीक है, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरठ अधिवेशन 1946 का अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था दोस्तों। मेरठ अधिवेशन 1946 के अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ क्रांतिकारी संगठन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुआ था, बीडी सावरकर ने किया था और गणेश सावरकर ने। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना उन्हें 1899 में हुआ था, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा।
भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुआ था अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुआ था अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुआ था पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुआ था पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। अभिनव भारत की अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में हुआ था बीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुआ था बरिंद्र कुमार घोष, जतिंद्र कुमार बनर्जी, ये सभी प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सत्येंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से दो याद रखिएगा दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, एक जतिंद्र नाथ के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा हुआ था। युगांतर, अंजुमान और मोहिबाने वतन का इसका जो है 1907 में स्थापना हुआ था बी के घोष के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था दोस्तों सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, बाकी ये सभी सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा हुआ था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा हुआ था दोस्तों 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में हुआ था। कुछ संगठन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में हुआ था तारकनाथ दास के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में हुआ था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में हुआ था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में हुआ था राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में हुआ था राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा था। तो एक है दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, दोनों 1942 में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ उदारवादी और उग्रवादी दोस्तों एक आपको क्रम में देता है तो छाटने के लिए कहता है कि कौन सा इसमें उदारवादी नेता नहीं है, तो उस समय दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। उदारवादी नेता में आते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये सभी उदारवादी नेता में आते हैं। कौन कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवाद में आते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अधिकांशतः बार पूछा गया है। ठीक है, तो उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में आते हैं दोस्तों बीजी तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय है और एक अरविंद घोष है। ठीक है, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये सभी क्या है? उग्रवादी नेता थे। ठीक है, उग्रवादी थे। सब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं दोस्तों, कितना पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, लगभग एग्जाम में कुछ न कुछ पूछ ही देता है, तो थोड़ा सा इस पर एक नजर डालते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम क्या था दोस्तों? पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी जी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिताजी के नाम थे करमचंद गांधी, माता के नाम पुतलीबाई थे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, मृत्यु हुआ तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को इनको मृत्यु हुआ था और इसे 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है, तो 1869 में जन्म हुआ और 1948 में इनका मृत्यु हुआ था, यानी भारत की आजादी के बाद। जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? पोरबंदर गुजरात में है। विवाह हुआ था दोस्तों 1883 में कस्तूरबा गांधी के द्वारा। ठीक है, यानी 69, 1, 70, 10, यानी टोटल मात्र 14 साल की उम्र में जो है महात्मा गांधी जी का विवाह हो गया था। ठीक है, आजकल तो विवाह दोस्तों 30-35 में होता है, और गांधी जी के विवाह जो है ना, आप समझिए बाल के उड़ा था जो। आइए दोस्तों, इनका पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, पुत्र 4 थे दोस्तों, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास, ये 4 पुत्र थे। राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जो प्रमुख शिष्य कौन थे?
तो मीराबेन जो है, जो कि इंग्लैंड के हैं, मीराबेन प्रमुख शिष्या थे। ठीक है, मीराबेन। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों मीराबेन का? मैडलिन अस्लेड। मैडलिन अस्लेड इनका शिष्य था। कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए जो है इंग्लैंड प्रस्थान किया था 1888 मुंबई से। ठीक है, बैरिस्टर की डिग्री कब मिला था इसको? 1891 में महात्मा गांधी जी को बैरिस्टर का डिग्री मिला था 1891 में। अब्दुल्ला से मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे कब महात्मा गांधी जी ने? 1893 में। अब्दुल्ला से लड़ने के लिए, अब्दुल्ला से नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर दिए। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक कब मिला था? 1899 में। दक्षिण अफ्रीका में 2 पदक मिला था, एक जूलू और एक बोअर पदक, 1899 में मिला था। केसरिया हिंद की उपाधि कब मिला था? 9 जनवरी 1915 को। केसरिया हिंद की उपाधि कब मिला था? 9 जनवरी 1915 को। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे दोस्तों 1901 में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। और कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ था 1901 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? 1906 दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग 1906 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जीवन में जो है पहली बार जेल गए थे, तो प्रथम जेल का अनुभव कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी को प्रथम जेल का अनुभव कब हुआ था? 1908 में। टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष में मिला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में 1917 में देता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका स्थानांतरण हुआ था साबरमती में 1917 में, इसीलिए। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कब किया था दोस्तों? बेलगांव 1924 कर्नाटक में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था बेलगांव 1924 कर्नाटक में। अच्छा, इनका आत्मकथा कौन है दोस्तों? सत्य के साथ मेरा प्रयोग है महात्मा गांधी जी का आत्मकथा, जो कि 1925 में लिखा था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में लिखा गया था, जो कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इनका सिद्धांत क्या था दोस्तों? सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुआ था? 23 सितंबर 1925 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुआ था? 23 सितंबर 1925 में। इनका बहुत सारे पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तो आत्मकथा है दोस्तों, 1925 में लिखा गया था। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत। ठीक है, सुनो विद्यार्थी, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी का पुस्तक है। एक बार और बोलते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, सुनो विद्यार्थी, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी का पुस्तक है। कुछ समाचार पत्र है दोस्तों उनका, जैसे ग्रीन पैम्पलेट। ठीक है, ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, हरिजन, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र है। यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये बराबर पूछता है दोस्तों, 3 को याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों जो है महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र है, बराबर एग्जाम में पूछता है, उसको याद रखिए। कुछ संबोधन करता देखते हैं दोस्तों, कुछ उपाधि। जैसे महात्मा गांधी जी को केसर या हिंद की उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, महात्मा गांधी जी को केसर या हिंद की उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध के समय। इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि की उपाधि कब मिला था? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। भंगी शिरोमणि की उपाधि कब मिला था? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान। कूली बैरिस्टर की उपाधि कब मिला था? दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के दौरान। ठीक है, कूली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कूली बैरिस्टर की उपाधि दिया था। इनको करमवीर की उपाधि मिला था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा।
सेवाग्राम का अंत, सेवाग्राम का अंत नहीं दोस्तों, संत, सॉरी, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथि के द्वारा दिया गया था। सेवाग्राम के संत आश्रम के अतिथि के द्वारा। आधुनिक युग का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है, आधुनिक युग का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मलंग बाबा की उपाधि मिला था काबिलियों के द्वारा। कब? आइलियों के द्वारा। ठीक है, बापू की उपाधि किसने दिया था? तो बापू की उपाधि सीएफ हिंदुजा और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बापू की उपाधि सीएफ हिंदुजा और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देश देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। भिखारियों के राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ चलाया गया सत्याग्रह या फिर आंदोलन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में। ठीक है, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें क्या था दोस्तों, 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते थे। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल भी हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद आता है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था। यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। ठीक है, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों, दांडी मार्च जिसे कहते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। नमक सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था। इसमें जो है दिल्ली चलो का नारा भी लगाया गया था। नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, मिस्टेक कर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था दोस्तों, इसका उपनाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 1942 में हुआ था। इसमें गांधी जी का जो है कुछ नारा देता, करो या मरो का नारा जो है इसी में दिया गया था। ठीक है, करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे। महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख आश्रम है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1904 में। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1904 में। टालस्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1910 में। टालस्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1910 में। साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, अहमदाबाद में 1915 में स्थापना हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। साबरमती नदी किनारे है अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुआ था दोस्तों 1915 में कोचरब में। ठीक है, कोचरब अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था कोचरब अहमदाबाद में। अनाशक्ति आश्रम की स्थापना 1929 में हुआ था दोस्तों, कोसानी उत्तराखंड में। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम की स्थापना 1929 में हुआ था, कोसानी उत्तराखंड में हुआ था। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ आंदोलन है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो उठाए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत में प्रसार जो हुआ था 1905 में था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना 1909 में हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना 1909 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और दिल्ली राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो चुका था 1912 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कानून, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 के तहत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया था 1929 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि हुआ था 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि हुआ था 1935 में।
मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान का निर्माण किया आह्वान 1940 में। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान निर्माण का आह्वान 1940 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्त को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल हुआ था। तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय हुआ था 1942 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन असफल कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता भी 1947 में मिला था। देखिएगा दोस्तों, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, ठीक है, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल देखिएगा। ठीक है, कौन किसका मंत्री है? जैसे कार्यकारी परिषद, उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना और प्रसारण विभाग के जो मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे बताओ? बलदेव सिंह। रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे दोस्तों? शिवराज गोपालचारी। शिक्षा विभाग के मंत्री शिवराज गोपालचारी। कार्य, खाना और बंदरगाह के मंत्री कौन थे? सी.एच. भाभा। कार्य, खाना और बंदरगाह के मंत्री सी.एच. भाभा। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेल विभाग के मंत्री आसफ अली। रेल मंत्री कौन थे दोस्तों? आसफ अली। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, श्रम मंत्री जगजीवन राम। वित्त मंत्री कौन थे बताओ? लियाकत अली खान। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पुस्तक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कीजिएगा। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ इसको हम बोल देते हैं दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के बीजी तिलक। बंदी जीवन का लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल। इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे का लेखक रजनी पामदत्त। नेशन इन मेकिंग का लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी.आर. अम्बेडकर। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का लेखक भगवती चरण बोहरा। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का लेखक भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बांकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया बिन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया बिन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन, नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस का लेखक विजयलक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजयलक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड द इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लेखक कौन है बताओ? बी डी सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लेखक बी डी सावरकर। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया के सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। गीतांजलि गोरा और कौन है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि गोरा, पोस्ट ऑफिस का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशन बायस, नेशन बायस का लेखक कौन है? राधा कृष्णन। ठीक है, नेशन बायस के लेखक कौन है दोस्तों? राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म का लेखक लेपिरिया और कोलिंस। गैदरिंग स्टॉर्म का लेखक लेपिरिया और कोलिंस। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखक जवाहरलाल नेहरू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखक जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर का लेखक लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर का लेखक लाला हरदयाल। इंडियन फिलोसफी का लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, इंडिया ए नेशन का लेखक एनी बेसेंट। इंडिया ए नेशन का लेखक एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर सी दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर सी दत्त। इंडिया रेनेंसा का लेखक सी एफ हिंदूज। इंडिया रेनेंसा का लेखक सी एफ हिंदूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, भीमराव अम्बेडकर। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, भीमराव अम्बेडकर। इंडियन डायरी का लेखक ई एस मॉन्टेग्यू। इंडियन डायरी का लेखक ई एस मॉन्टेग्यू। कमेंटेटरीज ऑन द कुरान, सर सैयद अहमद खां। कमेंटेटरीज ऑन द कुरान, सर सैयद अहमद खां। कुछ युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों, इसको हर हाल में आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-47 में, इसको समाप्त हुआ था दोस्तों
एक्स लाए सापेला संधि 1748 में, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, समाप्त हुआ था दोस्तों एक्स लाए सापेला संधि 1748 के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 में, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1754 में, जो कि हुआ था, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था, पांडिचेरी की संधि 1754 के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय अंगल कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में हुआ था, पेरिस की संधि 1763 के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति एक्सलाय सापेला संधि, द्वितीय की समाप्ति पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 69 में हुआ था, मद्रास की संधि के तहत 1769 में समाप्त हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आ गया दोस्तों 1775 से 82 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 के तहत समाप्त हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ है 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत समाप्त हुआ है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत समाप्त हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ है, इसको जो है सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत 1803 में समाप्त हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ है, सुगौली की संधि 1816 के तहत समाप्त हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ है, सुगौली की संधि 1816 के तहत समाप्त हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से 19 में, पूना की संधि के तहत समाप्त हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में हुआ है, पूना की संधि के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ है दोस्तों, यांडबू की संधि के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ है, यांडबू की संधि 1826 के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ है, लाहौर की संधि या फिर भेरावल की संधि 1846 के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ है, लाहौर की संधि या फिर भेरावल की संधि 1846 के तहत समाप्त हुआ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ज्यादा नहीं दोस्तों, ये लास्ट पैराग्राफ होगा। कुछ संगठन है दोस्तों, इसका स्थापना और मुख्यालय याद रखिएगा, बराबर सेट में कुछ न कुछ एक दो आ ही जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था दोस्तों 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, मुख्यालय जनेवा। WTO की स्थापना 1995 में, मुख्यालय जनेवा। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ है दोस्तों, ठीक है, मुख्यालय जनेवा है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था, मनीला इसका मुख्यालय है, फिलीपींस मनीला क्या है? मुख्यालय है। आसियान की स्थापना यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, आसियान की स्थापना 67 में हुआ है, जकार्ता मुख्यालय है, ठीक है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, मुख्यालय जकार्ता। नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको और ओटावा, 2-3 जगह दिया दोस्तों। अपेक की स्थापना 89 में हुआ था, मुख्यालय सिंगापुर। अपेक की स्थापना 89 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिंगापुर। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुआ था, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुआ था, ब्रुसेल्स और बेल्जियम। मर्कोसुर की स्थापना 1995 में हुआ था, कहाँ? मुख्यालय कहाँ है? माउंटेविडियो। मर्कोसुर की स्थापना 1995 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? माउंटेविडियो। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था, मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। SCO संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था, मुख्यालय बीजिंग, चीन है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल है। OECD की स्थापना 1948 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। OECD की स्थापना 1948 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। FAO की स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों, FAO की स्थापना 1945 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुआ था, मुख्यालय संघाई, चीन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुआ था, मुख्यालय संघाई, चीन है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन यानी ACU की स्थापना 1975 में हुआ था, मुख्यालय तेहरान है।
ठीक है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। G15 की स्थापना 1989 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सॉरी दोस्तों, दिया हुआ नहीं है, मिस्टेक कर दिए, बोल दिए हैं। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था, मुख्यालय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। G15 की स्थापना 1989 में हुआ था। G20 की स्थापना 1999 में। ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। G7 की स्थापना 75 में, G15 89 में, G20 99 में हुआ। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति और एक तदर्थ समिति दोनों का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमन समिति और एक है दोस्तों संचालन समिति, दोनों का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। अगला हमारा दोस्तों कि प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष और क्या कहता है इसका जो सदस्य थे उनके बारे में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रारूप समिति में जानते हैं दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्षता जो है भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे और इसका 6 अन्य सदस्य और थे। इसका 6 सदस्य का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे में एन गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.ए. मित्रा और बी.ए. मित्रा के जाने के बाद इनके स्थान पर आया था एन माधव, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला और डीपी खैतान। डीपी खैतान के बाद जो है टीटी कृष्णमाचारी भी आए थे, तो याद रखिएगा। ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, कितना हर बार पूछते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का शब्द लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित प्रक्रिया। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का शब्द मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी जो है न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देख लेते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहे तो दक्षिण अफ्रीका से, अगर राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन अगर बोल देगा दोस्तों तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देख लेंगे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, अगर निर्वाचन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। यहाँ कनाडा से देख लेते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित होना चाहिए, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक विशेषता, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आयरलैंड के संविधान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो है नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया दोस्तों, ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कुछ भाग। भाग बहुत पूछता है दोस्तों एग्जाम में, तो भाग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान यानी सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। भाग 5 संघ और भाग 6 राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाग 8 में देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी। भाग 9 की बात करते हैं दोस्तों, भाग 9 पंचायत, भाग 9 के क नगर पालिका, भाग 9 के ख सहकारी समिति। ये तीनों आप हर हाल में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत पूछा है इस सेट में, जितना भी हम सेट प्रैक्टिस करवाए ना उसमें बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, और भाग 10 में देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 देखते हैं दोस्तों वित्त संपत्ति संविदाएं वाद विवाद, ये सभी जो भाग 12 में है। और भाग 13 में देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का एक दोस्तों, भाग 14 का एक अधिकरण के बारे में है। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 में आते हैं दोस्तों तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान। भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान। भाग 19 में प्रकीर्णन या फिर मिसलेनियस। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस तरह से। और ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका, एक बार नहीं, हर एक एग्जाम एसएससी हो चाहे मतलब रेलवे हो चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बीएसएससी, बहुत में ये पूछा गया, क्रम याद रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर में राष्ट्रपति, दूसरा नंबर में हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में प्रधानमंत्री, 4 में हो जाएगा अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, फिर उसके बाद 5 में आएगा पूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में दिया दोस्तों उप प्रधानमंत्री। इसको अपने तरीका से याद कीजिए दोस्तों, कम से कम इसको 5-6 बार रिवीजन कीजिएगा ना तब याद होगा। फिर भी कम से कम एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसानी पड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7 में दिया दोस्तों संघ और कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता। इतना जो है 7 में है। ठीक है, और 7 के क में देखते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में क्या है दोस्तों अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यपाल। 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के क में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 10 में क्या दिया दोस्तों राज्यसभा के सभापति। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में याद रखिएगा आप। कुछ पंचायत संबंधित समिति लाए हैं दोस्तों, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, जीबी किया राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में, सादिक अली समिति 1964 में आया था। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एलएम सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, 1986 में। किन राज्यों में पंचायत समिति और जिला परिषद को भी कर आरोपण की शक्ति दिया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। इसका पीडीएफ दे देंगे दोस्तों, आप लोग जो है देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप तो देखेंगे दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ग्रेट और महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच है। सुमात्रा और निकोबार के बीच है। पाक स्टेट जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक जो है एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। ठीक है, माहिम क्रीक। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पर स्थित है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालाबार के तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कुल इंपॉर्टेंट हम जो है जितना भी सेट देखें दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन आया है अधिकांशतः उसके आधार पर हम ये सभी उठाए हैं। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल। ठीक है,
और ये आपको दोस्तों ये भी मतलब अधिकांशतः सेट में पूछा गया है, इसको आप जो है मैथ के आधार पर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है जो सेट में आया था दोस्तों उसको हम इसे बताते हैं। जैसे किश्तवाड़ हो गया, दच्चीग्राम, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट, ये सभी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। एक है दोस्तों खीर गंगा, बृहद हिमालय, ठीक है। और एक है दोस्तों पीन घाटी, ये सभी कहाँ, पीन घाटी, खीर गंगा और बृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, ये सभी उत्तराखंड में है। नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम मेघालय में आते हैं दोस्तों, तो मेघालय में क्या, बालफक्रम हो जाएगा, नौकरेट, ये दोनों कहाँ है, मेघालय में। बिहार की बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। सिक्किम की बात करते हैं तो कंचनजंगा सिक्किम में है। असम की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा पूरा पूरा। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, ठीक है, नमेरी, ओरांग, ये सभी कहाँ है, असम का राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों तो इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है, नागालैंड में है। मणिपुर की बात करते हैं तो केबुल लमजाओ और सिरोही, केबुल लमजाओ और सिरोही मणिपुर में है। मिजोरम की बात करते हैं तो मुरलेन और एक दो दोस्तों ब्लू माउंटेन, ये कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है। इस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रिवर तो आपको मालूम है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर ये कहाँ से उद्गम होता है, एक सहायक नदी, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। जैसे सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होता है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से। इसका सहायक नदी कौन दोस्तों, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, चू, श्योक और सिगार, गिलगित, ये सभी जो है सिंधु के सहायक नदी है। अगर हम सतलज की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट जो है राकसताल झील से होता है, ठीक है। इसका सहायक नदी दोस्तों सिप्ती हो जाएगा, बपासा और ब्यास, सिप्ती, बसपा और ब्यास जो है सहायक नदी है। झेलम नदी की बात करते हैं तो ये कश्मीर के बैरीनाग झरने से निकलता है, ठीक है। और इसका सहायक नदी किशन गंगा, लिदार, पूछ, ये सभी जो है झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। चेनाब की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है लाहुल में बारालाचा के निकट चंद्रा और भागा से होता है, ठीक है, चंद्रा और भागा से होता है। इसके सहायक नदी रावी, चंद्रा और भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा दो नदी है, इसी से उद्गम होता है चेनाब नदी। रावी की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है कांगड़ा जिले के हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलता है। और ये इसका सहायक नदी कौन है, रावी का, चेनाब नदी इसका सहायक नदी है। ब्यास नदी का उद्गम दोस्तों रोहतांग दर्रे से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख से होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी याद रखिएगा दोस्तों, यमुना जो है बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री से निकलता है। इसके सहायक नदी चंबल, केन, टोंस और बेतवा, ठीक है, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। गोमती की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से होता है। घाघरा की बात करते हैं तो पश्चिम में माप चुचुंगो हिमनत से होता है, ठीक है। गंडक की बात करते हैं दोस्तों तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। कोसी की बात करते हैं तो गोसाई थान चोटी से होता है, ठीक है, गोसाई थान चोटी से। चंबल की बात करते हैं दोस्तों तो जाना पाओ पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश में। इसका सहायक नदी याद रखिएगा, पूछता है दोस्तों सहायक नदी में काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, छिपरा, दूधी नदी, ये सभी जो है चंबल की सहायक नदी है। बेतवा की याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, विंध्य पर्वतमाला से होता है। केन का उद्गम जो है कैमूर पहाड़ी से होता है। और सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी से होता है, ठीक है। दामोदर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार पलामू जिले से होता है, पलामू से होता है। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मानसरोवर के निकटतम जो है चेंगयुम डुंग हिमनत से होता है। इसका सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ठीक है, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। गोदावरी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। आशा करते हैं दोस्तों दिखता होगा, लेकिन थोड़ा सा महीन महीन में दिखता होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। इसका जो है सहायक नदी प्रवरा हो जाएगा पूर्णा, मजरी, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है, सबरी, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है। इसका भी सहायक नदी याद रखिएगा आप लोग, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, ठीक है। कावेरी के उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है। इसका भी आप लोग जो है सहायक नदी याद कीजिएगा। नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है।
और ताप्ती का उद्गम है दोस्तों, ताप्ती का उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से होता है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद से होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हालांकि महानदी के सहायक नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, इसका सहायक नदी क्या हो जाएगा दोस्तों? तेल हो जाएगा, जोक, ब्राह्मणी, ठीक है, कोयली, शंख, ये सभी जो है याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, कुछ कृषि संबंधित कुछ क्रांति है दोस्तों, ये पूछा गया बहुत बार सेट में। जैसे हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल और बागवानी उत्पादन से है। ठीक है, फल सब्जी बागवानी उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है या फिर खनिज तेल से। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध आलू से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि के समग्र क्रांति से है। ठीक है, कृषि के संबंधित समग्र क्रांति से इंद्रधनुषी क्रांति है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। सदाबहार क्रांति कृषि के उत्पादन को दुगना करना। ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली से। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्रांति जो टिक मारा हो दोस्तों विशेष तौर पर याद रखिएगा। जैसे गुलाबी क्रांति झींगा मछली से और प्याज के उत्पादन से। एक है दोस्तों सदाबहार क्रांति, ठीक है, ये कृषि के उत्पादन में दुगना करने से है। एक इंद्रधनुषी क्रांति जो कि कृषि और समग्र क्रांति से। एक है दोस्तों अमृत क्रांति। ठीक है, ये जो क्या है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना से। ये लास्ट वाला याद रखिएगा दोस्तों विशेष तौर पर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा देखते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। जैसे में डुरंड रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जिसका कि निर्धारण 1914 में हुआ था, ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, निर्धारण 1947 में हुआ था, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा हुआ था। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मेनर हिंद रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। ठीक है, 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 24वीं समानांतर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं समानांतर जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा है। 141वीं डिग्री दिया दोस्तों पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, अलास्का और कनाडा के मध्य है 141वीं डिग्री। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य है। ओडरनिस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। सिगफ्राइड रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। याद रखिए दोस्तों, मैं टोटल जो दिए सब चुन चुन के दिए हम। ठीक है, क्वेश्चन हर हाल में लड़ेगा। कुछ कुछ महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, जो जो आप लोग को दिक्कत लगता है दोस्तों इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट करके जो है उसको याद कीजिएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर कुछ धाराएं हैं दोस्तों, जैसे क्यूरोसिबो धारा है। ठीक है, उत्तरी 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 प्रवाह, अलास्का धारा, सुसीमा धारा। ठीक है, ये सभी जो है प्रशांत महासागर के धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर से सबसे अधिक पूछता है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे में फ्लोरिडा धारा हो गया, गल्फ स्ट्रीम या फिर खाड़ी की धारा, नार्वे धारा। ठीक है, एल नीनो धारा, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर के धारा है दोस्तों, सब गर्म जल धारा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना गर्म जल धारा। और हिंद महासागर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मोजाम्बिक धारा, अंगुलहास ये पूछा गया बहुत बार दोस्तों, और मेडागास्कर धारा, ये सभी हिंद महासागर की धारा है। अच्छा, प्रशांत महासागर की ठंडी, ठंडी में बहुत पूछता है दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रशांत महासागर के ठंडी जल धारा में हो जाएगा दोस्तों क्यूराइल हो जाएगा। ठीक है, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट। ठीक है, ये सभी जो है प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। अटलांटिक में आते हैं तो लेब्राडोर जलधारा हो जाएगा, ग्रीनलैंड धारा, इर्मिंगर धारा, केनारी धारा, फाकलैंड धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर के धारा है। ठीक है, हिंद महासागर की बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंतर्गत सोमाली धारा आ जाएगा और एक अंटार्कटिक प्रवाह, ये सब जो है हिंद महासागर की धारा है जो पूछता है बराबर। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल जो है कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, बरमुंडा ट्रायंगल। कुछ नहर है दोस्तों, किसको कहाँ से जोड़ती है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। जैसे में स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बोलगा डाउन नहर जो है रोस्टोव और स्टालिनग्राद को जोड़ता है। ठीक है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ता है। ईरी नहर हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ता है। सू नहर की बात करते हैं, सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ता है।
केपी नहर आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु को जोड़ता है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है। मैनचेस्टर नहर जो है मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है। बाइलैंड नहर जो है इरिया और ओंटारियो को जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक है पनामा नहर दोस्तों, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। कुछ स्थानीय पवन है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया था सेट में, ठीक है। तो जो अधिकांशतः बार पूछा गया था उसको हम उस तरह से उठा लिए हैं, ठीक है। चिनूक रॉकी पर्वत का है, ठीक है। चिनूक जो हवा चलता है, पवन चलता है रॉकी पर्वत पर अधिकांशतः। एक फॉन है दोस्तों अल्पस पर्वत और स्विट्जरलैंड में। सिराको, सिराको जो है मिस्र में, लीबिया में, ट्यूनिसिया में, स्पेन में, ये सभी में चलता है सिराको। ब्लैक रोलर की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलता है। सिमुक, सिमुक एक है दोस्तों अरब के रेगिस्तान में चलता है। हरबट्टन कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। और नार्वेस्टर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। लू उत्तर भारत में स्थित है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में। टेम्पोरल जो है मध्य अमेरिका में। बोरा इटली और यूगोस्लाविया में। बिलजर्ड जो है साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा यूएसए में, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी तरह से। कुछ समोच्च रेखा है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे बहुत सा क्वेश्चन निकलता है, पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे समोच्च रेखा क्या कहता है? आइसोहाइप्स, ठीक है। आइसोहाइप्स मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। आइसोबाथ, आइसोबाथ मतलब समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है। आइसोदाब समान वायुदाब के दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समान वायुदाब, ठीक है। आइसोथर्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है, समान ताप रेखा को। और इस तरह से आप लोग देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे में आइसोहेल हो गया, समान सूर्यताप अवधि को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन पूछा है बहुत बार दोस्तों, समान लवणीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन, ठीक है। समवर्षक यानी आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, समवर्षक कहते हैं। आइसोनीफ रेखा समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोनीफ रेखा है, ठीक है। आइसोताप यानी समताप रेखा यानी आइसोथर्म समान ताप ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। आइसोक्लाइन की बात करते हैं दोस्तों, समान चुंबकीय जो है नीति रेखा को, समान चुंबकीय नीति की रेखा को आइसोक्लाइन कहते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है खासकर उसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, साइंस में आते हैं दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलोन हो गया 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी जो है बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड जो है किसमें होता है? नींबू, संतरा और टमाटर में। ये सिट्रिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। फॉर्मिक एसिड का प्रयोग मधुमक्खी और चींटी के डंक में होता है। फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र भी पूछता है दोस्तों, HCOOH। लैक्टिक एसिड, ठीक है, यह खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। और एस्कार्बिक एसिड का आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। आदमी जो है एक साइट्रिक एसिड हुआ दोस्तों, एक एसिटिक एसिड है, दोनों में कंफ्यूज करता है, साइट्रिक एसिटिक और एक एस्कार्बिक में। तो ये दोनों को गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि साइट्रिक एसिड जो होता है नींबू, संतरा और टमाटर में, एसिटिक एसिड जो है सिरका में, और एस्कार्बिक एसिड जो है आंवला, पपीता और ब्रोकली में, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। टार्टेरिक एसिड दोस्तों कच्चा आम, अंगूर, ठीक है, केला, अनानास, ये सभी में टार्टेरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक एसिड। और बोरिक एसिड की बात करते हैं तो बोरेक्स और ओरसाइड शराब में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। लार का 6.5 से 7.5। दूध का 6.4। मूत्र का 6 और शराब का 2.8। सिरका का 2.4। नींबू का 2.2। ऐसे पीएच मान भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आयस के दोस्तों आप लोग देख लीजिए, खासकर जो जो अंडरलाइन किया हुआ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। जैसे सोडियम का आयस कौन सा है? चिली साल्ट पीटर हो जाएगा, ठीक है, बोरेक्स हो जाएगा, ये सभी सोडियम का आयस्क है। एल्युमिनियम का देखते हैं दोस्तों, तो कौन कौन हो जाएगा? बक्साइड हो जाएगा,
फेल्सपार हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट ये सभी एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की बात करते हैं दोस्तों, तो पोटेशियम नाइट्रेट जिसे साल्ट ब्यूटर कहते हैं, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, और एक है दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट, ये सभी पोटेशियम का अयस्क है। कैल्शियम की बात करते हैं तो डोलोमाइट हो जाएगा, कैल्साइट, ठीक है, फ्लोरस्पर और एबेस्टस, ये सभी कैल्शियम का अयस्क है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो डोलोमाइट हो जाएगा, मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है, डोलोमाइट। और एक कार्नेलाइट, आप देख रहे हैं दोस्तों एक कार्नेलाइट मैग्नीशियम में भी है, कार्नेलाइट यहाँ पर जो है पोटेशियम में भी है, अतः कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों में है, ठीक है। एप्सम साल्ट, ठीक है, तो मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। कॉपर की बात करते हैं दोस्तों तो कौन कौन हो जाएगा, चैल्कोपाइराइट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एजुराइट, ये सभी कॉपर का अयस्क है। जिंक की बात करते हैं जिंकाइट, जिंक ब्लेड, एक है कैलामाइन और बीलेमाइट, ये सभी जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन और बीलेमाइट जिंक का अयस्क है। अगर लेड की बात करते हैं दोस्तों तो गैलेना और सीरूसाइट दोनों लेड का अयस्क है। टीन की बात करते हैं दोस्तों तो कैसेटेराइट टीन का अयस्क है। और इधर कैडमियम की बात करते हैं तो ग्रीनोसाइट, निकेल, मिलराइट निकेल, मैग्नीज के अंदर मैग्नीज का अयस्क देखते हैं तो फ्लोरोसाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। और आयरन तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो आयरन के हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और पायराइट, ये सभी आयरन के अयस्क है। मरकरी का हो जाएगा सिनेबार, और सिल्वर का हो जाएगा रूबी सिल्वर। गोल्ड का हो जाएगा दोस्तों कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ठीक है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट गोल्ड का अयस्क है। यूरेनियम का देखिए दोस्तों कार्नेटाइट यूरेनियम का है, कार्नेटाइट और एक पिंच ब्लेड दोनों यूरेनियम का है। थोरियम का देखते हैं तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। कुछ मिश्र धातु देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे कांसा के मिश्र धातु तांबा और टीन है, पीतल का तांबा और जिंक है, ठीक है। इसका तो फार्मूला भी दोस्तों, ठीक है, पिताजी, पिताजी, तो पीस हो गया पीतल, एक है त से तांबा, ज से जस्ता, ठीक है, तो तांबा और जस्ता हो जाएगा। गन मेटल में तांबा, टीन, जिंक हो जाएगा। टाका में क्या होगा दोस्तों, टीन और लेड हो जाएगा, ठीक है, टाका में टीन और लेड। बेल मेटल में दोस्तों तांबा और टीन हो जाएगा, ठीक है, बेल मेटल का मिश्र धातु तांबा और टीन। रोल्ड गोल्ड का देखिएगा तांबा और एल्युमिनियम, डच मेटल का तांबा और जस्ता, धब्बा रहित इस्पात का क्रोमियम और निकेल है, ठीक है। क्रोम स्टील का देखते हैं दोस्तों, क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज क्रोम स्टील में। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जर्मन सिल्वर का देख लेते हैं, कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर का हो गया, ठीक है। जो मेन है दोस्तों उसको खासकर आप लोग देख लीजिएगा। एक है क्रोमियम का, नाइक्रोम का देखते हैं दोस्तों, तो निकेल, क्रोमियम और आयरन ये सभी नाइक्रोम का अयस्क है। इसको भी देखिएगा दोस्तों, तत्वों से संबंधित कुछ तत्व है, जैसे प्राकृतिक में कुल ज्ञात तत्व कितना है, 118 है दोस्तों। आप इसको पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त तत्व जो है 94 है, ठीक है। इसमें धातु की संख्या 91, अधातु 20 गो है, उपधातु कितना है 7 गो है, ठीक है। धातु 91, अधातु 20 और उपधातु 7 हो जाएगा। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व में ऑक्सीजन। अगर सबसे अधिक धातु बोले तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे हल्की धातु तत्व दोस्तों लिथियम हो जाएगा, ठीक है। द्रव धातु तत्व पारा हो जाएगा, द्रव अधातु तत्व में ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक में चांदी, और विद्युत के सुचालक अधातु तत्व में ग्रेफाइट हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय वाला तत्व सोना हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व में हो जाएगा सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा दोस्तों हीलियम, ठीक है। न्यूनतम आयन विभव वाला सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन हो जाएगा। और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, ठीक है। हड्डी और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जैसे C14 के द्वारा जो है कार्बन की आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों, यानी जीवाश्मों की आयु को निर्धारण करने में कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पृथ्वी और चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यानी यूरेनियम लेड विधि का, ठीक है। चट्टान और खनिज की आयु ज्ञात करने में रुबिडियम स्ट्रांसियन आयु गणना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की जांच में होता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को जांच में। फ्लोरीन 59 का प्रयोग टीबी की जांच में होता है। इस तरह से आप लोग देखिएगा दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है
खासकर उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोबाल्ट 60 देख लीजिएगा दोस्तों, कैंसर के उपचार में या ट्यूमर को नष्ट करने में, ठीक है। एक है दोस्तों फास्फोरस 32 भी देखिएगा, अस्थि रोग के उपचार में, ठीक है। कार्बन 14 देख लीजिएगा, पौधे में उर्वरक की जांच प्रभाव की जांच करने में, ठीक है। कुछ खोजकर्ता और खोज भी देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ये सभी जितना भी हम उठाए हैं दोस्तों सभी एनसीईआरटी से, ठीक है, कोई इधर उधर से है नहीं, कहीं कोई गलत मिलेगा नहीं इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज ये थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, परमाणु क्रमांक मोजले, और द्रव संरक्षण का नियम लेबोजियर, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने किया था, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने, द्रव ऊर्जा का संबंध आइंस्टीन ने, गैसों का विसरण नियम ग्राहम, चार्ल्स का नियम चार्ल्स दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले, त्वरित का नियम डुबराइनर ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, आवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया था, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया था, क्रमिक रचना नियम का सिद्धांत अफवाहू ने दिया था, ठीक है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने, वर्ग विस्थापन का नियम सोडी ने, एक है दोस्तों तनुता का नियम ओस्टबाल ने, विद्युत अपघटन का नियम फराडे, सहसंयोजकता का नियम लुइस, पीएच मापक्रम सोरेनसन ने दिया था, आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने, बोर का सिद्धांत निल्स बोर ने दिया था, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स ने दिया था, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था, कोलरीन का नियम सीले ने दिया था, कोलरीन का खोज सीले ने किया था, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने, समस्थानिक की खोज सौडी ने, भारी जल का खोज यूरे ने किया था दोस्तों। एक है दोस्तों हीलियम का खोज लौकियर ने, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और सीले ने, सोडियम की खोज डेबी ने, पोटेशियम डेबी, रेडियम जो है क्यूरी, ठीक है मैडम क्यूरी, थोरियम का खोज बर्जीलियस ने, यूरेनियम की खोज कैलो प्राउथ ने किया था यूरेनियम का खोज, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, मेसॉन की खोज युकावा, अस्थिर अनुपात का नियम प्राउट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी हर्ट्ज, वैद्युत संयोजकता कौंसेल, उत्प्रेरक बर्जीलियस, एक है दोस्तों हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने दिया था, नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने, आर्गन की खोज रैकजिया और सैले ने किया था, मैग्नीशियम की खोज डेबी ने किया था, कैल्शियम का डेबी ने, यानी मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का डेबी ने किया था, एवोगाड्रो की परिकल्पना एवोगाड्रो ने दिया था, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने, परासरण दाब का नियम बर्कले ने, पोलिनियम का खोज मैडम क्यूरी ने दिया था। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, कुछ विटामिन है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे में विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है दोस्तों, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का दोस्तों टोकोफेरॉल होता है। अब कौन कौन सा स्रोत से कहाँ मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलेकिविनोन है, ठीक है। और इधर आइएगा दोस्तों, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 को निकोटिनिक अम्ल, बी5 का पेंथोनिक अम्ल, ठीक है। बी6 का पायरियाडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी9 का फॉलिक एसिड, और बी12 को हो जाएगा दोस्तों साइनोकोबलामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन के है दोस्तों एक फिलोक्विनोन, याद रखिएगा ये सब। कुछ उत्सर्जन प्राणी से मतलब कहाँ कहाँ से उत्सर्जी होता है ये भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है, अमीबा में उत्सर्जी अंग त्वचा और रिक्तिका है, केचुआ में उत्सर्जिकाएं हैं, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां, फीता कृमि में कौन है दोस्तों फलियम कोशिकाएं, ऑर्थोपोडा में है मैग पिगी नालिकाएं, ठीक है। और सिलिंड्रेटा में उत्सर्जी अंग क्या है, त्वचा और मुख है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क हो गया, अमीबा में क्या है दोस्तों त्वचा, केचुआ में उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां, फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं, ऑर्थोपोडा में मैग पीली नालिकाएं। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रक्त दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, यदि माता का रक्त ओ हो, इधर माता का रक्त है फादर का हो जाएगा, इधर हो जाएगा मदर का रक्त, ठीक है। ये जो आपको मतलब ब्लड ग्रुप है, यदि फादर का रक्त ओ हो जाएगा, मदर का ओ हो जाएगा, तो संभावित रक्त क्या हो जाएगा, संभावित में हो जाएगा ओ, ठीक है।
अगर पिता का हो जाएगा ओ, माता का ए, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बन जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम बन गया। ओ और बी रहेगा तो वो भी बन जाएगा, ओ रहेगा और माता का रक्त ए चाहे बी रहेगा। ठीक है, तो ए या फिर बी बनेगा। ठीक है, माता का रक्त और पिता का रक्त दोनों का ए रहेगा, माता का रक्त और पिता का रक्त दोनों का ए रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ए या फिर ओ बनेगा। इस तरह से आप लोग जो खुद बढ़िया से याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। आरबीसी के जीवन काल कितना होता है, 120 दिन तक होता है। ठीक है, अच्छा, उच्च रक्तदाब संबंधी समस्याएं जो होता है, उच्च रक्तदाब संबंधी समस्याएं उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और निम्न रक्तदाब संबंधी जो समस्याएं होती है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, उच्च रक्तदाब हुआ तो हाइपरटेंशन, हाइपर हो गया, और निम्न रक्तदाब मतलब हाइपोटेंशन हो गया। हेमोफीलिया मतलब आघात से रक्तस्राव, और एक है दोस्तों अरक्तता, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होता है अरक्तता में। जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक है दोस्तों हैजा, किससे होता है, बिब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। एक है दोस्तों क्षय रोग, ये किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है क्षय रोग। कोढ़ किससे होता है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसिस होता है। टिटनस की बात करते हैं, कोलास्ट्रिडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड की बात करते हैं दोस्तों तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। अगर फ्लैग की बात करते हैं तो पास्टुरेला पेस्टिस से होता है। खांसी की बात करते हैं तो बोर्टीडेला पार्टूसिस से होता है। और निमोनिया किससे होता है, तो डेप्लोकोकल निमोनी से होता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। एक है दोस्तों छोटी माता, किससे होता है, बैरिसेला नामक वायरस से होता है। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है, तो छोटी माता को बैरिसेला नामक वायरस से होता है। खासरा किससे होता है दोस्तों, मोरबीली वायरस से खासरा होता है। पोलियो वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है दोस्तों, जो कुत्ता और बिल्ली काटने से होता है रेबीज। और चेचक होता है दोस्तों बेरियोला वायरस से, चेचक। एक हार्पीस है, हार्पीस किससे होता है, हार्पीज वायरस से। एड्स HIV वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, मिक्सो वायरस से। ठीक है, गलसुआ किससे होता है दोस्तों, तो गलसुआ जो है मम्स वायरस से होता है। जेनाइटिल हार्पीज सिमलैक्स बेजिलिक्स वायरस से होता है। डेंगू होता है डेंगू वायरस से। कोविड-19 कोरोना वायरस से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।